आपके इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभु जोशी जी कर रहे हैं। प्रभु जोशी जी को मुझे नहीं लगता कि किसी औपचारिक परिचय की ज़रूरत है। हम लोग मेरे जैसा इंसान भी उनकी कृतियों को, उनकी रचनाओं को पढ़ के और उनके चित्रों को देख के बड़ा हुआ है। ये मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और आपके तो अपने हैं, आपके मध्य प्रदेश के अपने हैं। इन्होंने, जैसा मैंने कहा, देश के अग्रणी कलाकार, जिसकी 10 से ज़्यादा एकल प्रदर्शनियाँ जहांगीर आर्ट गैलरी में हुई हों, तो आप शीर्ष कलाकार तो ही हैं, शीर्ष लेखक भी हैं, आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं और आप एक फिल्मकार भी हैं। आप दूरदर्शन और आकाशवाणी में रहे तो आपने कुछ फिल्में बनाई जिनको पुरस्कार भी मिले। बदलती हुई परिस्थितियों की जब बात हम करें तो इसमें केवल साहित्य नहीं, भाषाएं बदलती हैं, भाषाएं लुप्त होती हैं, नई भाषाएं इवॉल्व कर रही हैं। अभी मैं कुछ सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स की रिसर्च स्टडीज़ देख रहा था, जिसमें उनकी स्थापना ये है कि धीरे धीरे जो रिटन वर्ड है वो कमज़ोर पड़ रहा है। उन्होंने पॉपुलैरिटी के टर्म में लिया है कि वो उतना पॉपुलर नहीं, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स ज़्यादा पॉपुलर। प्रभु जी हमारे स्टेज पे बैठे हैं। प्रभु जी के चित्रों में जो कहानी है और आपकी कहानियों में जो चित्र हैं, जो दृश्यात्मकता है, ये जो माध्यमों की आवाजाही है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें इन चीज़ों को भी रेखांकित करना पड़ेगा। इन बातों के साथ बड़े आदर के साथ प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे इस सत्र के बारे में जो बातें कही गई उन पर अपनी राय दें और अपने विचार व्यक्त करें। प्रभु जोशी जी। मित्रों, मैं चाहता हूं कि कम और प्यारी बातें हों। विषय है 21वीं सदी में विश्व साहित्य। वैसे किसी भी सदी के 2 दशक उस सदी के भविष्य का मानचित्र बताने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होते हैं। सिर्फ भविष्योत्कथन या फ्यूचरोलॉजिस्ट कुछ बात कह सकते हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि साहित्य समाज का और समय का बाय प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। तो अगर हम 21वीं सदी में साहित्य क्या होगा इस पर सोचें तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि दरअसल ये 21वीं सदी है क्या, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ से निकले हैं और कहाँ जा रहे हैं, और उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। वही हमारे सारे संसार के साहित्य का एक रूप या मानचित्र तय करेगा। थोड़ा सा 1-2 मिनट हम पिछली सदी पर देख लें। पिछली सदी में हमने सबसे बड़ी जो घटना देखी वो एक विचारधारा के पराभव को, और उसके पराभव के साथ ही जो विचारधारा दुनिया की 2/3 राजनीतिक सत्ता थी उन देशों की, वो एक बड़े जो 2 ध्रुवी शक्ति थी, उस ध्रुव को 2 टुकड़ों में जो थी उसको लगभग 16 टुकड़ों में बांट दिया गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये सबसे बड़ी नियामक घटना थी जो हमारी आने वाली सदी को तय कर रही थी कि इसका रूप क्या होगा। ये एक तरह की विजय थी। किसकी विजय थी? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम शीत युद्ध के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमारे सामान्य मित्र की ये कैसी छुपी हुई लड़ाई लड़ी जा रही थी, और उसका ये प्रतिफल था जब हमें मालूम हुआ। मैं मान के चलता हूं कि इस परिवर्तन को अगर हम ध्यान में रखें, इससे देखें तो हमारे सारे के सारा भविष्य का साहित्य, भविष्य का चित्र, भविष्य का समाज और भविष्य की राजनीति स्पष्ट हो जाती है। भविष्य की राजनीति सबसे बड़ी ये थी कि राजनीति, ग्रामशी करके एक चिंतक है, उन्होंने कहा था, एंड्रू रास की किताब आई थी जिसमें उन्होंने
एक यूनिवर्सल अबंडन करके किताब, उसकी भूमिका में लिखा था कि अब सारे प्रश्नों को सांस्कृतिक प्रश्नों से नाथ दिया जाना चाहिए। तो हमारा सारा का सारा जो अर्थशास्त्र है वो सांस्कृतिक अर्थशास्त्र में बदल गया। और हिंदुस्तान में जैसे ही हमने ग्लोबलाइजेशन के साथ, या दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत, उसमें अगर ग्लोबलाइजेशन अपनी शर्तों पे आता है तो मान के चलिए भारत का बदलना यानी एशिया के चेहरे का दो ही लोगों से बदला जा सकता, वो है चीन और दूसरा हिंदुस्तान। तो भारत में जब हम 1991 24 जुलाई को बेल आउट डील पर हस्ताक्षर करते हैं तो आप मान के चलिए कि हमने जो आज़ादी 1947 में प्राप्त की थी उसे आने वाले 500 सालों के लिए गिरवी रख दिया है। तो अब ये जो नई हमारी पराधीनता है ये हमारा भविष्य तय करेगी। ये हम केवल पराधीन नहीं हो रहे हैं, इसके साथ ही संपूर्ण विश्व में और तीसरी दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं वो आ रहे हैं कल्चर इंडस्ट्री के जरिए, वो आ रहे हैं सांस्कृतिक उद्योग के जरिए, जिससे हमारा सुपर स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे समाज का दो विभाजन होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर और बेस। तो सुपर स्ट्रक्चर में तो परिवर्तन बहुत पहले कर दिया गया और निश्चित है उसके बड़े चिंतक रहे हैं। पूरा फ्रैंकफर्ट स्कूल उसके लिए आया था कि हम सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या परिवर्तन करते हैं। लेकिन बेस में जो परिवर्तन कर दिया अर्थशास्त्र के, तो हमारे यहाँ जो पूरी तीसरी दुनिया में इस समय सांस्कृतिक उद्योग हैं, कल्चर इंडस्ट्री हैं। अब आप सोचिए कि उसके बदलते से ही, अर्थशास्त्र का रूप बदलते ही संबंध भी बदलने लगते हैं। और सबसे अधिक परिवर्तन है और उसका अभीष्ट है परिवार और समाज। इसलिए परिवार जितना बदला है, क्योंकि हम एक लेखक लिखते हुए अंततः तो परिवार के भीतर ही होता है, और वो अपने ही परिवार में वो देख रहा है जो बदलाव जिसे वो पकड़ नहीं पा रहा है। उसे पता ही नहीं कि हमारा परिवार बदला जा रहा है, हमारा समाज बदला जा रहा है, हमारी समझ और सोच और संवेदना के तरीके बदले जा रहे हैं। और वो सांस्कृतिक अर्थशास्त्र के जरिए, डेविड सी कार्टन की किताब आई थी, व्हेन एमएनसी विल रूल द वर्ल्ड, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां संसार पर राज्य करेंगी। तो याद रखिए कि जब वो कंपनियां आती हैं तो राजनीति कुछ नहीं कर पाती, राजनीति उनको नहीं बदलती, बल्कि वो राजनीति को वो तय करती हैं कि राजनीति क्या होगी। किसी भी तीसरी दुनिया के राष्ट्र की राजनीति उसके देश से नहीं चल रही है, ये हमें जान लेना चाहिए। यही सबसे बड़ा सच है और शायद 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ जो बोला जा रहा है हमारे सामने कि पश्चिम की सदी 20वीं थी लेकिन 21वीं सदी एशिया की होगी। दरअसल ये झूठ है। 21वीं सदी एशिया की नहीं, दरअसल पश्चिम की विजय की है एशिया पर वो सदी, क्योंकि उसकी राजनीति, उसका अर्थशास्त्र पश्चिम से तय होता है। पश्चिमी मुखी घरों से जब हम निकलते हैं तो याद रखिए कि हमारी छाया हमसे आगे चलती है। कई बार लगता है कि ये छाया शायद घरों में रहते हुए, पश्चिमी मुखी घरों में रहते हुए घबरा गई थी, लेकिन अब तो हम पश्चिम के स्वप्न देखने लगे हैं। हमारी सारी चीजें पश्चिम का एक तरह से स्वप्न का और संभावना का, मांग का प्रकारांतर से एक रूप बदल गया है। वो बहुत अलग ढंग से कैमोफ्लेज हो गई है और जिसे कहा जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। वो कहते हैं, ठीक कहते हैं, पश्चिम ठीक कहता है कि वी डोंट इंटर ए कंट्री विद गन बोट्स रादर विथ लैंग्वेज एंड कल्चर। और हम पाते हैं कि वो तो खुद गुलाम बनने के लिए आगे से तैयार हैं। तो जब हम एक नई गुलामी को स्वीकार रहे हैं और पूरी तीसरी दुनिया स्वीकारने के लिए बाध्य है, उनका कहना ही था कि आप अंततः पश्चिम की एक अनुकृति से ज्यादा नहीं होंगे। आप देख लें, जब हमारे यहाँ पहली बार सत्ता बदली और नई सत्ता आई, तब मैंने एक लेख लिखा था जनसत्ता में, परिवर्तन का पूर्वाभ्यास।
दोस्तों हमें पता ही नहीं कि हम जो देख रहे हैं और जो दिखाया जा रहा है उसके बीच बहुत बड़ा फर्क है। इसे कहा जाता है, हमारे यहाँ एक समास का नाम है बहुब्रीही। बहुब्रीही का अर्थ होता है, जैसे अंग्रेजी में कहें कि ग्रेप वाइन एक शब्द है, तो ग्रेप वाइन का अर्थ न तो अंगूर से है न शराब से है बल्कि अफवाह से है। या कॉकटेल, कॉकटेल का अर्थ होता है न तो उसका कोई मुर्गे से रिश्ता है न मुर्गे की पूंछ से रिश्ता है, उसका अर्थ है शराब। तो हम जो देखते हैं उससे कोई दूसरा ही सच हमारे सामने आता है। वो संस्कृति में है, अर्थशास्त्र में है, और इसमें सबसे बड़ा काम करता है सूचना साम्राज्यवाद। जो सच को तय करता है वो झूठ को सच बना देता है। एक दिन वो तय करता है कि लादेन अफगानिस्तान में छिपा हुआ और लादेन को नेस्तानाबूद करने के लिए अफगानिस्तान को तबाह कर दिया जाता है। बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो पाकिस्तान में था। एक दिन इराक में तय होता है कि यहां परमाणु हथियार हैं, उसके राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि वहां तो परमाणु हथियार थे ही नहीं। आप सोचिए कि जो सच नहीं है उस सच को, उस झूठ को, वहां के उस झूठ के साथ किस तरह से वो एक सिंथेटिक काम करते हैं और उसे सच बना देते हैं। ठीक ऐसा ही जैसे रसना का गिलास होता है, जरा सा होता है और 12 गिलास बन जाता है। तो हमारे यहाँ सारा का सारा सच इसी तरह का है। और आप याद रखिए कि हमारे ही समाज में नहीं, पूरे के पूरे तीसरी दुनिया के समाजों में जहां ग्लोबलाइजेशन, जहां भूमंडलीकरण हुआ है, उसका सच यह है कि वो जो कुछ अपना है उसे खुद रहकर खोने के लिए तैयार हो गए हैं। आप याद करिए कि पिछले 25 सालों के इतिहास में आपके यहां कौन सा बड़ा उद्योग आया? उद्योग नहीं आया। हमारे यहां धंधे आए, गारमेंट ट्रेड्स, फूड ट्रेड्स, जो भी हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए जितने भी धंधे होते हैं वो आए हैं, और उन्होंने बदलाव उसी के जरिए किया। और मजेदार बात है कि वो आपके पास इस तरह बदल रहा है कि इट इज गोइंग इनटू डीप ग्रोव टू ग्रोव द एंटायर स्फीयर ऑफ नॉलेज। आप चाहे वो कृषि के क्षेत्र में चले जाएं, आप उद्योग के क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको लगेगा कि ये परिवर्तन क्या था और क्या हो गया। जैसे हमारे मध्य प्रदेश को एक दिन अचानक घोषित किया गया कि ये सोयाबीन राज्य बनेगा। बड़े खुश हुए कि नगदी फसलें आ रही और हमारी कृषि का ढांचा बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो आपका कपास था वो खत्म हो गया, आपकी तिलहनें थी वो खत्म हो गई, दालें खत्म हो गई, यानी जो आपकी परंपरागत फसलें थी वो सारी खत्म हो गई। केवल सोयाबीन है इस समय, और उसमें भी 248 गर्डल बीटल लग चुके हैं। और उसके लिए जो पेस्टिसाइड्स हैं वो उसकी कंपनियां उसके यहाँ हमारे यहाँ आ गए। और आप सोचिए कि कपास खत्म हुआ तो इंदौर जैसा शहर जहाँ 14 कॉटन मिलें थी, वहाँ एक भी कॉटन मिल नहीं है। कपास ही खत्म है। अलबत्ता कपास के जो कीड़े हैं जो उसको मदद करते हैं, वो सोयाबीन के जो कीड़े हैं वो कपास के शत्रु हैं। तो अगर मेरे कपास के खेत के पास किसी ने सोयाबीन लगा दिया तो मेरा कपास खत्म हो जाएगा। और हम कह रहे थे कि कैश क्रॉप आ रही है, हमारा किसान अमीर हो रहा है। ये अमीर होने का झूठ बहुत बड़ा है, क्योंकि वो जब पहले आए थे तो हमें कह रहे थे कि यू आर सेवेज, यू आर ट्राइबल, क्योंकि यू हैव गॉट डायलेक्ट, वी आर द नेशन सिंस वी हैव अ लैंग्वेज। अब की बार वो आए हैं कि तुम असभ्य नहीं, तुम कंगले हो, हम तुमको अमीर बनाने आए हैं। और एक नई गरीबी हमारे सामने है, और हमारे साहित्य को इन चीजों से जूझना पड़ेगा। हमें वो बताना पड़ेगा कि जो दिखाया और बताया जा रहा है सच उससे कहीं दूर है। सच ठीक ऐसा ही है, कृष्ण की तरह जो मथुरा की जेल में तो पैदा होता है, लेकिन सारी की सारी लीलाएं उसकी गोकुल में चलती हैं। तो ये जब तक हम अगर 21वीं सदी के साहित्य के भविष्य
को सोचना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले 3-4 चीज़ों पर बहुत जरूरी ढंग से देखना पड़ेगा कि यहाँ सांस्कृतिक परिवर्तन किस तरह से आ रहा है, कि कौन सा सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन की दिशा कहाँ जा रही है। मैं छोटी सी भूख के बारे में और एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी दूसरी सुना करके अपनी बात खत्म करता हूँ, कहानीकार रहा हूँ। पहली, भूख, एक बार युद्ध से भूख ने कहा कि तुमने लाखों लोगों को खा लिया, उसके बावजूद तुम्हारा पेट नहीं भरा। तो उसने कहा कि अगर तुम्हें भूख मिटाना तो आओ मेरे पीछे। रोटी थी और भूख आगे चल रही थी और युद्ध पीछे, और लगातार युद्ध भूख के पीछे चलता रहा। दूसरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत छोटे से में। एक रात है, गहरा अंधेरा है, ठंड है, एक औरत है अपने छोटे बच्चे के साथ। बच्चा बिलख रहा है और कह रहा है कि मां मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। मां कहती है रुक बेटा, मैं व्यवस्था करती हूँ। आग जलाती है और बच्चा आग जलने के बाद कहता है मां मुझे भूख लग रही है, मां भूख लग रही है। जब बच्चा भूख की बात करता है तो कहती कि मैं इंतज़ाम करती हूँ बेटा। वो बच्चे को आग से दूर ले आती है और बच्चा बोलता है मां मुझे ठंड लग रही है, मां मुझे छन रही है। दरअसल यही काम हमारी राजनीति, हमारी सत्ता और ये सारा का सारा जो नया सिस्टम है वो कर रहा है कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो भूगोल से भिड़ा दिया जाता है, जब भूगोल की बात करते हैं तो भगवान की भिड़ा दिया जाता है, और भगवान की बात करते हैं तो भूखे को भी भगवान से भिड़ा दिया जाता है। दरअसल इस रहस्य को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम स्वागत करते रहेंगे। और दोस्तों, अब कम से कम स्वागत न करें, क्योंकि ये सबसे खतरनाक समय है। इतना खतरनाक कि एक वाक्य नवजात बच्चे के कान में कहने की इच्छा होती है कि माँ का दूध छान कर पीना। धन्यवाद।